और स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा कि अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमें क्या करा जाता है, कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पे क्या होता है, कई जगहों पे मार्कशीट का काम बहुत ज्यादा आता है। मतलब किसी विद्यालय वगैरह में जॉब कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, हमें बच्चों की डेटा एंट्री का काम बहुत ज्यादा मिलता है। और बाद में उस डेटा जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उस पर ढेर सारी रिपोर्टिंग हमको करनी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और वहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट के रिकॉर्ड मिलते हैं हमको, तो उन्हें एक्सेल में कैसे हम मेंटेन करेंगे, और साथ साथ उनसे संबंधित कौन कौन सी रिपोर्ट उनसे मांगी जा सकती है और हम किस तरीके से उन रिपोर्ट को निकालेंगे, इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इसके लिए एक्सेल की एक फाइल ले ली है, एक सीट ले ली मैंने इसके अंदर। और सबसे पहले हम इसमें उस फॉर्मेट को डिजाइन करेंगे जिस फॉर्मेट में हम एक्सेल के रिकॉर्ड रखते हैं। तो आपको बताते हैं, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएंगे तो रिकॉर्ड को रखने के लिए सबसे पहले हमको जो कॉलम होता है वो होता है रोल नंबर का, क्योंकि जो भी विद्यार्थी होता है उसका रोल नंबर मैंडेटरी होता है। तो हम एक कॉलम में क्या रोल नंबर लिख लेंगे। दूसरे में स्टूडेंट के नाम होते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी जगह पे जाएंगे जहां विद्यार्थियों रिकॉर्ड रखा जाता है, वहां पे रोल नंबर नाम की चीज होती है, आप सबको मालूम है, जो कि हमारी यूनिक पहचान होती है। नाम हो गया इसके आगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो आगे हम सब्जेक्ट मतलब क्लास वाइज कर सकते हैं, क्लास वगैरह के सब्जेक्ट रख सकते हैं। या अगर क्लास वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास फील्ड को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। क्लास फील्ड को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से मार्क्स को हैंडल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्क्स को हैंडल करेंगे। तो मार्क्स के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, मान लिया कोई भी 3 या 5 सब्जेक्ट मार्क्स हम लेते हैं। मान लिया इंटर कॉलेज का बच्चा है, जो इंटर पास आउट बच्चा है, जो 12th में पढ़ रहा है, और 12th में उन लोग के मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो उन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके हम डेटा को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें उसमें, तो हम लोग को टोटल मिला करके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमने 5 ले लिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश करके मार्क्स ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए 5 मार्क्स उठा लेते हैं यहाँ पे। तो आ जाते हैं वापस। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ मेंटेन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने कर लिया कि इंग्लिश है, साथ में हमने क्या किया, इसको और मेंटेन कर लेते हैं। इंग्लिश हो गया और हिंदी के मार्क्स हो गए, और हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स हो गए, उन लोग के यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए, और साथ में मैथ के मार्क्स हो गए। इस तरीके से हमने मान लिया कि हमने इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप यहाँ पे कोई भी जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट नाम यहाँ डाल सकते हैं, उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ पहले से ही, ये देखिए, यहाँ पे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है। इस तरह के 5 हमने मार्क्स यहाँ पे ले रखे हैं, नाम भी ले रखे हैं। तो ऑलरेडी रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है पहले से ही, लेकिन आपको सिर्फ बनाना दिखा रहे हैं क्या वो कैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इस तरह नंबर ऑफ आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। बगल में क्या करते हैं, अब चूंकि मार्कशीट है इसका क्या मांगेंगे हम, टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम टोटल मेंटेन करेंगे। तो पहले केवल हम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा एंट्री में सबसे पहले हमका जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका लेआउट होता है। सबसे पहले हमें उसका लेआउट डिजाइन करना होता है, फिर हम उसमें डेटा फिल करते हैं, और डेटा फिल करने के बाद फिर उसमें हम रिपोर्टिंग का काम करते हैं। तो 3 फेज में काम होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट डिजाइन करना, मतलब जो भी रिपोर्ट आप बनाने वाले हैं किसी भी कंपनी के लिए। ये हमने एग्जांपल लिया है कि हम किसी इंटर कॉलेज में एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, किसी भी इंटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, और वहां पे बच्चों के मार्क्स को क्या करना, मेंटेन करना है। तो मतलब कि जो भी स्कूल के काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। रिपोर्ट का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, हम लेबलिंग करेंगे, और फिर रिकॉर्ड को भरेंगे। और रिकॉर्ड को भरने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, देखिए टोटल हो गया। फिर यहाँ बगल में चाहे उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे ग्रेड वगैरह का काम है, तो वहां पे ग्रेड वगैरह बनाएंगे बाकायदा। मतलब जो भी चीजें हैं आपकी, वो सभी चीजें कॉलम वाइज क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ ली बात ये कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बाद उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, किसमें हमको हेडर लगाना है, किसमें कलर लगाना है, इन सब चीजों को आपको करना आना चाहिए। और आफ्टर दैट फिर इसमें डेटा की फिलिंग करनी आनी चाहिए, और फिर रिपोर्टिंग। तो चलिए, हमने ये एक मोटा मोटा फॉर्मेट बना दिया है, और इसको थोड़ा सा पहले डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने से हमारे ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या मार्क्स है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या ऊपर एक मार्क्स लिख करके आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे।
नया कॉलम ऐड करने के लिए कैसे ऐड करते हैं आपको मालूम है, हम शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं या होम पे ही, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं बता देते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स और हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट कैसे करेंगे, इन दोनों को लेंगे मर्ज कर देंगे, इन दोनों को लेंगे मर्ज कर देंगे, इनको लेंगे मर्ज कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है इसको यहां से यहां तक मर्ज कर देंगे, टोटल को मर्ज कर देंगे, परसेंटेज को मर्ज कर देंगे। और देखिए ये हमारा एक फॉर्मेट रेडी हो रहा है। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, और इसको हम सेंटर लगा देंगे, और इसके अलावा इसका भी सेंटर लगा देंगे, ये देखिए। और ये हमारा पूरा मोटा मोटा फॉर्मेट रेडी हो गया। अगर हेडर कलर चेंज करना तो यहाँ से थोड़ा सा हेडर का कलर चेंज कर देते हैं, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे डार्क ब्राउन लगा दिया और फॉन्ट का कलर व्हाइट लगा दिया। इसके बाद अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड भरने हैं, तो यहाँ पे मान लिया हमको 15 से 20 रिकॉर्ड भरने हैं, तो हमने इतना रिकॉर्ड लिया और यहाँ क्या कर दिया, इसको बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाना क्यों जरूरी है, इसके पहले ये क्लास में बता चुका हूं मैं। इसका हम चाहते हैं इसका कलर व्हाइट कर दे, तो व्हाइट पे यहाँ क्लिक कर लिया और व्हाइट कर दिया इसको। ये देखिए हमारा एक फॉर्मेट रेडी हो गया। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले फॉर्मेट रेडी कर लें। आप जो भी काम करने वाले उसका थोड़ा फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, ताकि थोड़ा लुक वाइज वो अच्छा लगे। भाई रिपोर्ट है, रिपोर्ट बना के किसी को दिखाएंगे, तो सबसे पहले रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें डेटा एंट्री करिए, और फिर क्या करिए, आप उसमें कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे भी एक गलती हमको समझ आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, मतलब सीरियल नंबर नहीं है 1 2 3 4 5। कलो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये अगर काउंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे काउंट नहीं है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, यहाँ पे काउंटिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ सीरियल नंबर नहीं है। तो ऐसे देखिए हर रिपोर्ट में क्या है, जब इस तरह की रिपोर्ट बनती है तो एक सीरियल नंबर का कॉलम भी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हमने नहीं लिया है। और ऐसा कई बार हो सकता है कि कई बार हमको समझ आए यहाँ इसमें यहाँ कमी आए, यहाँ पे ये कॉलम और होने चाहिए, तो बीच में कॉलम को इंसर्ट करना हो तो मैं मालूम है, यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट क्या कर दिया, कॉलम। यहाँ पे कॉलम आ गया, इसको वापस हमने क्या किया। अब देखिए, अब वापस इसको मर्ज करेंगे, सब कुछ करेंगे, काफी टाइम लगेगा। इसके लिए हमको एक सिस्टम मालूम है, एक ऑप्शन मालूम फॉर्मेट पेंटर का। अब ये पूरा कॉलम बगल में चाहते हैं, तो हमने क्या इस पूरे कॉलम को लिया, फॉर्मेट पेंटर लिया, अब बगल में क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। इससे क्या हुआ, पूरी फॉर्मेटिंग बगल वाले कॉलम में आ गई। ध्यान दीजिए, पूरा मर्ज आ गया, पूरी फॉर्मेटिंग आ गई। अगर हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल नहीं करते, ये छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ देखिए काम करने की, छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का हमें यहाँ बगल में एक सीरियल नंबर का कॉलम चाहिए था। अब वैसे नॉर्मली सीरियल में कॉलम अगर लाना हो तो तरीका क्या है, आप यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे कॉलम, सॉरी इंसर्ट रो, सो ये रहा कॉलम। अब इंसर्ट कर लिया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, अब वो लेंगे इसको, फिर इसको मर्ज करेंगे, फिर इसको इसे फॉन्ट लिखेंगे, फिर इसको उसका कलर चेंज करेंगे। मतलब जितनी मेहनत हमने इसकी फॉर्मेटिंग में करी है, जितनी मेहनत मैंने इसकी फॉर्मेटिंग में कर रखी है, उतनी मेहनत दोबारा फिर करेंगे सिर्फ एक कॉलम के लिए। जबकि ये तरीका पूरी तरीके से गलत है, जबकि ये तरीका पूरी तरह गलत है, क्योंकि इसमें कोई टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब अभी आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज नहीं है, आप एक्सेल के ऑप्शन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी अब इतना एक्सपर्ट नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप जल्दी स्मार्ट काम कर सकें। अरे भाई हमको ये चीज बगल में चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पूरे को लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी करिए, क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होता है, पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। उठा के बगल ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए, पूरी फॉर्मेटिंग आ गई। यहाँ पे क्लिक करिए और लिख दीजिए सीरियल नंबर। कितना काम आसान हो गया, कितना काम आसान हो गया। अब पता लगा आप फिर से उसको मर्ज कर रहे हैं, फिर से आप उसको बोल्ड कर रहे हैं, फिर उसको आप कलर दे रहे हैं, फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, शेडिंग लगा रहे हैं, बॉर्डर लगा रहे हैं, तो काफी लेंथी टास्क हो गया। मतलब कि एक ही काम को 20 बार कर रहे हैं, उसका मतलब क्या रह गया। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर कोई कॉलम मिस कर गए हैं, दोबारा कॉलम लाना है, ऑलरेडी पूरी फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, तो भैया ऐसे केसेस में आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करिए। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। देखिए एक्सेल में काम करना एक अलग चीज है, ये आपको आता है और आप काम कर लेते हैं। एक होता है स्मार्ट काम करना, किसी काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक्सेल को आना चाहिए। तो खैर हमने यहाँ पे एक स्मार्ट काम यूज किया, हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का एक इस्तेमाल किया। आप सभी लोगों ने एक्सेल क्लास पढ़ रखी है। देखिए ये फॉर्मेटिंग जो पूरी बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑलरेडी एक्सेल जो मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, ये सारे ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि होता है कि हमको आता सब कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमको नहीं आता। तो चलिए कर
ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है और हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड लाके भर देते हैं कुछ यहाँ पे। तो वापस आते हैं वहाँ पे, और हम चूंकि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है तो फटाफट क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड पूरे है, इस पूरे रिकॉर्ड को हम यहाँ उठाएंगे, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, और आप इसको भरिएगा, आप बनाइएगा, थोड़ा बनाने में मेहनत लगाइएगा। और मैंने रिकॉर्ड लिया और मैंने यहाँ पे लाकर रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी कर दिया। एक गलती और यहाँ पे, ये भी मार्क्स के अंदर आना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये मार्क्स के अंदर आना चाहिए, मार्क्स नहीं आ रहा, थोड़ा फॉर्मेट गलत है हमारा, इसको सही करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो थोड़ा ठीक करना है, इसको नीचे लाते हैं और वापस इसको पूरा मार्जअप मारेंगे। अब सही हो गया, क्योंकि इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 5 हमारे मार्क्स हैं, टोटल मिला के 5 मार्क्स हैं। तो जो हमने गलती जो ठीक किया हम लोगों ने, फटाफट वापस आते हैं और फिर से ये क्या करते हैं, ये जो पूरा कॉलम है, गिन लीजिए कॉलम कितने, पहला नाम है, अब फिर हमारे यहाँ पे मार्क्स है। तो ध्यान से मैटर कॉपी करना है हमको। खैर आपको तो बनाना होगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर चूंकि हमें पढ़ाना है आपको, ये लीजिए। कुल मिला के यहाँ 12-13 बच्चों के मार्क्स अवेलेबल है। वापस लेते हैं, और जब पूरा बन जाए आपका तो बॉर्डर मार दिया हमने यहाँ पे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या करना है, 1 2 3 4 5, तो इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करना बताया मैंने, 1 और 2 लिखिए, दोनों को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे लाइए कर्सर और क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, तो आपका सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। आपको जो रोल नंबर मिलेगा आप रोल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, मतलब अभी रोल नंबर की फील्ड ने ब्लैंक कर दी है, तो जो रोल नंबर होगा यहाँ फिल कर लेंगे। क्या, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा यहाँ पे डेटा भरना शुरू हो गया। अब इस तरीके से मैंने 11 रिकॉर्ड भर दिए हैं, आप 11 रिकॉर्ड भरिए, 1100 भरिए, जितने मन चाहे उतने नंबर रिकॉर्ड भर सकते हैं। हमने ये माना है ये किसी एक क्लास का रिकॉर्ड है, किसी एक क्लास का रिकॉर्ड है। अगर आपको लगता है उनको एक ही सीट के अंदर मल्टीपल क्लासेस के रिकॉर्ड को एंटर कराना है, तो फिर आपको यहाँ पे उसकी पहचान के लिए एक आपका रिकॉर्ड का जो कॉलम उसको रखना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी के लिए इतना हो गया। अब बात करें टोटल की, किस तरह में क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका टोटल। तो टोटल में मालूम क्या करना होता है, ये जो कल्टू लगाया, और एक फॉर्मूला होता है सम, क्या होता है सम, ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे क्लिक मार दिया। एक तरीका तो ये है सम निकालने का, और एक तरीका होता है ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, जब कभी इस तरह का काम करना हो तो कोशिश करें कि सीधे ऑटो सम का इस्तेमाल करें। तो क्या होता है, ये जो कल्टू लगा के जो फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इससे हम बच जाते हैं। कैसे, हमने यहाँ कर्सर पे क्लिक किया और ऑटो सम पे यहाँ क्लिक कर दिया, तो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। एक्सेल क्या करता है, अपने लेफ्ट में और टॉप में क्या करता है, खुद पहचान करके फॉर्मूला लगा देता है। ये देखिए खुद उसने फॉर्मूला क्या कर दिया, आपका लगा दिया, और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मार्क्स का टोटल होकर के आ गया। उसके इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब या तो ड्रैग कर लीजिए या इसको पूरे सिलेक्ट करिए, अब कंट्रोल डी, फिल करने की शॉर्टकट की होती है, फिल करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। तो कुल मिला के इस तरीके से फिल कर दिया और यहाँ पे टोटल टोटल यहाँ पे अवेलेबल हो गया। परसेंट निकालना हो, अब आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना हो, तो परसेंट निकालने के तरीके, अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग और तरीके दोनों बताते हैं। देखिए एक तरीका तो ये होता है, हमने इस पर क्लिक किया, और परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है आपको, परसेंट का तरीका ये होता है कि हमने इसको लिया और फिर क्या कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया कितने से, टोटल मार्क्स से, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है 500, और एंटर कर दिया, और साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100। ये रहा, ये होता है निकालने का तरीका। परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब कि जो टोटल हमारा है उसमें डिवाइड किया 500 का और मल्टीप्लाई किया 100 का, ये तरीका होता है आपका निकालने का परसेंटेज। अब लेकिन सवाल ये उठता है, सर निकाल तो दिया मैंने, ये निकाल दिया, लेकिन हम चाहते हैं परसेंट का सिंबल आ जाए। अब हम चाहते हैं इसे परसेंटेज का सिंबल आ जाए, क्योंकि परसेंटेज है तो हम चाहते हैं इसके बगल में परसेंटेज लग करके आए। अब बच्चे करते क्या, पहले इस तरह परसेंटेज निकाल दिया, और अब इस पे क्या करेंगे, जाकर के परसेंटेज का जो फॉर्मेट होता है वो अप्लाई कर देंगे। इसको पूरा लिया और क्या कर दिया, मान कंट्रोल डी कर दिया, ये हमने पूरा फिल कर लिया, और अब इस पे क्या करना, हमें परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस पे क्लिक किया और जा करके क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल होता है क्लिक कर देते हैं, और कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। भाई परसेंट पे क्लिक करने से क्या होता है, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन आता है, या यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज की फॉर्मेटिंग आती है, यहाँ पे क्या होती है, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग आती है, क्लिक कर दिया, फिर कहते हैं सर परसेंटेज सर वो तो 1000 100 100 का मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो भैया परसेंटेज जो फॉर्मेटिंग लगती है, पहले आपको उस फॉर्मेटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज की फॉर्मेटिंग काम कैसे करती है, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग काम कैसे करती है। भैया परसेंटेज अगर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो आप, तो उसका तरीका ये होता है कि जो परसेंटेज होता है वो 100 से क्या करता है, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर देता है, और साथ में परसेंट सिंबल लगा देता है। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग में परसेंट सिंबल लगाना है मार्कशीट के अंदर, तो क्या करें आप,
इसके लिए जब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, जब फॉर्मूला लगाते हैं आप, तो जो मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं इसको मत करिए। आप केवल क्या करिए, जो आपका टोटल है उसको डिवाइड करिए अपने कंप्लीट टोटल से। बच्चों के 100 नंबर के मार्क्स होते हैं ये मैथ के, तो कुल मिला के 500 होता है, तो डिवाइड कर दिया, आपका ये आ गया। अब इसे परेशान मत होइए, इस पूरे को ड्रैग करिए और आप मल्टीप्लाई 100 मत करिए। क्यों? क्योंकि आप लगाने वाले हैं यहाँ पे परसेंट की फॉर्मेटिंग। तो जैसे यहाँ पे परसेंट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, परसेंट का सिंबल भी ऐड कर देगा और साथ में 100 का मल्टीप्लाई कर देगा। क्योंकि जो परसेंटेज फॉर्मेटिंग होती है ये ऑटोमेटिक क्या करती है, 100 का मल्टीप्लाई खुद कर लेती है। तो उसको मालूम होता है कि परसेंट निकालने का मतलब ये 100 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम परसेंट निकालेंगे। तो वो इनबिल्ट होता है उसके अंदर, वो क्या होता है, वो फॉर्मेटिंग इनबिल्ट होती है। तो आपको अलग से मल्टीप्लाई 100 करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए आपका जो परसेंटेज सही आ गया। तो ये भी बच्चों की बहुत क्वेरी होती है कि सर वो हम लगाते हैं, फिर जब परसेंटेज लगाते हैं तो उसमें 100 अलग से मल्टीप्लाई होता है। भैया अलग से नहीं हो जाता, वो परसेंटेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है कि भाई परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई तो करेंगे करेंगे। तो अगर आप परसेंट सिंबल लगा रहे हैं तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि 100 का मल्टीप्लाई करेगा। ये आपकी दूसरी टिप्स हो गई। चलिए, इस तरीके से हमारा जो पूरा फॉर्मेटिंग है ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। इतना काम तो कर लिया हम लोगों ने। अब बहुत ढेर सारी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पास फेल को लेकर के भी रिपोर्टें मांगी जाती हैं कि कौन बच्चा फेल है, कौन बच्चा पास है, किसके मार्क्स कितने हैं। या जैसे मान लेते इतने बच्चे मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो जो फेल वाले होते हैं उनको रेड कर दीजिए। होता ना कि 33 के नीचे भाई 33 नंबर पासिंग होती है, और 33 नंबर के ऊपर क्या नीचे होगा, 33 से क्या हो, अगर क्या हो जाए बच्चा हमारा कम हो जाए तो उसको फेल हो जाए। ऐसा रिजल्ट में क्या होता है, लाल कलर का सिंबल लग के आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग चाहते हैं, ऐसा कोई फॉर्मेटिंग चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस पूरे मार्क्स को सिलेक्ट करिए यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि 33 से नीचे जितने भी लोग हैं वो एक अलग कलर से क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, उस पर 2 अंडरलाइन लग जाए और लाल हो जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा करते भी हैं, क्योंकि ये आपसे मांगा जाता है। आपका जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी वहां पे होंगे, वो कहेंगे भाई ऐसा करो, हमको फाइल बना के भेजो, और साथ में जो बच्चे 33 नीचे हो, जो बच्चे 33 नीचे हो वो लाल कलर से कर दीजिए और 2 अंडरलाइन कर दीजिए। या ना अंडरलाइन करिए तो लाल कलर से तो कर ही दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं बता चुके हैं, तो उसी ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। वैसे तो बने बनाए रूल होते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेस देन का रूल होता है, हम यहाँ पे लेस देन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेस देन हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे दे देंगे कि 33। 33 से लेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि 33 तक तो पास होता है, 33 नंबर तक तो पास होता है। 33 लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेटिंग तो क्या है, विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ये करेगा क्या, हल्का सा लाइट कलर का क्या करेगा, रेड फिल कर देगा और साथ में लाल टेक्स्ट कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट बनी बनाई फॉर्मेटिंग है। देखिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट बनी बनाई होती है, तो आपका समय क्या होता है, बचता है। तो यहाँ पे क्लिक किया, अगर कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए, देखिए येलो की है, ग्रीन की है, रेड टेक्स्ट करना है, हमने को टेक्स्ट रेड करना है, ये लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करिए, पहले तो कंडीशन लगाइए। कंडीशन क्या है, ध्यान समझ लीजिए। लेस देन 33, 33 के नीचे होगा, और साथ में विथ ये फॉर्मेटिंग लगा दी और ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ हुआ तो है ही नहीं। अरे भैया होगा तब जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। अब इस पूरे मार्क्स में जितना सिलेक्ट किया है, आप अगर ध्यान देंगे तो 33 नंबर का कोई बच्चा ही नहीं है, 33 नंबर का कोई बच्चा ही नहीं है। तो फॉर्मेटिंग लग तो गई है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब इनमें कुछ बच्चों के मार्क्स क्या करते हैं, हम 33 नीचे कर देते हैं, 34 नंबर ये है, हमें तो 32 कर देते हैं और एंटर किया। फर्क आपको दिखने लगा होगा, ये 39 था, इसको 30 कर दिया। देखिए अब लेकिन सर ये इतना मजा नहीं आ रहा, अच्छी फॉर्मेटिंग लग नहीं रही है, तो वापस को मॉडिफाई करते हैं। दोबारा मॉडिफाई कैसे करना होता है बता, मैं मालूम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहां से नहीं लगाएंगे, कहां से आएंगे, मैनेज रूल से। ये भी ध्यान रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है और दोबारा करना है तो कहां पे आएंगे, मैनेज रूल पे। ये देखिए फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, और अब आपको इसे क्या करना है, चेंज करना है। तो कहां क्लिक करेंगे, एडिट पे। और अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट को मेंटेन कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे कलर क्या कर दो, डार्क रेड कर दो, अंडरलाइन डबल लगा दो, टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, इतना काम कर दो।
और ओके और ओके और ओके। अब आई थिंक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आप देखिए फॉर्मेटिंग बिल्कुल अलग लेवल पे ही आ रही है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये फेल है यहाँ पे। और कुछ मार्क्स मतलब अलग कर देते हैं, जैसे हमारे देश के हैं 28, मतलब हम कुछ बच्चों को फेल दिखा देते ताकि आपको समझ आए हाँ बिल्कुल वाकई हाईलाइट हो रहा है। 31 ये देखिए। तो मतलब आप देखिए उन उन बच्चों को क्या कर दिया, हमें दो चार बच्चों को यहाँ फेल 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 दिखा दिया, यहाँ पे दो चार बच्चों को फेल फेल दिखा दिया कि भाई तुम फेल ही हो। और 30 ये लीजिए। तो कैसे हाईलाइट करना ये दिखा दिया मैंने आपको। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल क्या होता है मार्क्सशीट के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे उनको दिखाना होता है। चलिए ठीक है, इतने समझ में आ गई। अब यहाँ आ जाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, हमसे कुछ और रिपोर्ट मांगी गई कि भाई ऐसा करिए, ये जितने 11 बच्चे हैं इनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं इंग्लिश में, इसमें हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, मतलब कि हाईएस्ट, या यू कह लो टॉप। टॉपर कौन है भाई, मतलब सबसे ज्यादा, मैं नाम के हिसाब से मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स किससे हैं, मैक्सिमम कह लीजिए, हाईएस्ट कह लीजिए, जो भी करना हो। तो हाईएस्ट मार्क्स हमको निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स निकालना है। तो हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकालेंगे देखिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, एक फॉर्मूला होता है मैक्स, एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है मैक्स, लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, और यहां से इस पूरे को, क्योंकि सभी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हाईएस्ट मार्क्स आ गया 94, मतलब कि इन सभी में से सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स गया वो कहाँ गया है, वो गया 94। और इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, पूरे को उठा के यहाँ पे ट्रैक कर देंगे। एक बार लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बार लगा ट्रैक कर दिया पूरा। ये लीजिए सभी के हाईएस्ट मार्क्स आ गए, मतलब इसमें हाईएस्ट गया 94, हिंदी में हाईएस्ट गया 99, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 88, और मैथ में क्या 95, मतलब सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो हमको देखने को मिल गया एक झटके के अंदर। ऐसे ही अगर आपको निकालना इसके अंदर कि लोएस्ट मार्क्स क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है मिन। अगर आपको सबसे कम निकालना तो क्या निकालेंगे, मिन, ब्रैकेट, सेम चीज कॉपी करेंगे, यहां से यहां तक पूरा क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कहां से कहां तक इससे लिखनी है। और ब्रैकेट को क्या कर बंद करेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, और इसको चाहे तो शॉर्टकट की होती कंट्रोल आर, राइट फिल करने की, कंट्रोल आर होती है राइट फिल करने की, ये चाहे तो इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है, चाहे ड्रैग कर दीजिए या उस पूरे उस सिलेक्ट के क्या करिए, कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हो गए और ये आपके लोएस्ट मार्क्स हो गए। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया कि हाईएस्ट निकाल दिया रैंक, और हमने क्या निकाल दिया, लोएस्ट रैंक निकाल दिया। दो चीज हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दी हम लोगों ने, कि हाईएस्ट मार्क्स से निकालते हैं और लोएस्ट मार्क्स से निकालते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे फेल पास की जो सिचुएशन है वो भी निकाल लेते हैं, फेल पास की जो सिचुएशन है वो भी निकालते हैं। और फेल पास निकालने के लिए चलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक फिर से वही चीज हमको चाहिए बगल में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को यहाँ पे लिया, फॉर्मेट प्रिंटर लिया, और बगल वाले में ड्रैग कर दिया। क्यों, ताकि पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए। इसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्टेटस मतलब कि रिजल्ट मान लेते हैं। अब रिजल्ट डिपेंड कैसे करता है, रिजल्ट डिपेंड किस पे करता है, फेल पास का रिजल्ट डिपेंड किस पे करता है। एक तो तरीका होता है सीधे परसेंट लगा दे कि भैया जिसके परसेंटेज 33 के होंगे नीचे होंगे, जिसके परसेंटेज 33 के नीचे होंगे वो फेल होगा, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब इसमें देखिए कोई भी 33 के नीचे नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है कि हर बंदे के हम सब्जेक्ट में देखेंगे मार्क्स, अगर उसके सब्जेक्ट मार्क्स क्या होंगे 33 के नीचे होंगे तो वैसे ही फेल है। जैसे बताइए पहला बच्चा संजय है, इसके इंग्लिश में 90 आए, हिंदी में इतना बस कुछ आए, लेकिन भैया मैथ में क्या आ गया 32, तो ओवरऑल ये फेल होगा या पास होगा। अगर इस बच्चे का इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बच्चे का रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा या पास होगा। तो अल्टीमेटली बच्चा क्या होगा, फेल होगा, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि बच्चा क्या होगा, फेल होगा। तो भाई अब होता क्या है, अब यहाँ पे हालांकि नियम ये होता है ग्रेस वगैरह दे दो, ग्रेस वगैरह दे दो, तो खैर ग्रेस का मैटर यहाँ पे नहीं चल रहा, हम सीधे क्या है फेल। मतलब कि नियम ये होता है किसी एक में अगर बच्चा फेल हो गया तो क्या माना जाएगा,
वो फेल ही माना जाएगा। हालांकि एक नियम होता है भाई, ग्रेस दे के पास करेंगे, तो क्या ग्रेस वाला सिस्टम हटा देते हैं, वो बाद में देख लेंगे कि कैसे ग्रेस देना होगा। तो हमें यहाँ पहले एक कंडीशन लगानी है कि बच्चे का हर एक में चेक करना है कि बच्चा 33 पास आउट है कि नहीं है। तो उसको फेल पास कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू, क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू। अब नियम ये होता है, अगर किसी एक नंबर को चेक करना हो, अगर किसी एक नंबर को चेक करना हो, जैसे हम लोग इंग्लिश इंग्लिश वाला है, हमें चेक करना है कि अगर ये इसमें अगर 33 से नीचे होगा तो क्या बच्चा फेल होगा। तो हमने एक कंडीशन, एक फंक्शन होता है इफ, ब्रैकेट ऑन, कंडीशन लगाई किसमें, इसमें, केवल इंग्लिश वाले में। और हमने कहा अगर ये क्या हुआ, लेस देन 33 हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, फेल, और नहीं तो लिख देंगे पास। अब ब्रैकेट बंद कर दिया और यस कर दिया। यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, यहाँ मतलब पहले लिखेंगे D3 फिर कॉमा डबल कोस फेल पास और एंटर कर देंगे। तो भाई लिख के आ गया पास, क्यों लिख के आ गया, अभी ये कंडीशन के लिए एक पे लगी है इस पे, अगर जो 32 कर देंगे तो देखो फेल आ गया वहां पे। लेकिन सर हमको तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है, सब पे लगानी है और सब पे चेक करनी है। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ जो इक्वल टू जो इफ लगा है, इफ के अंदर ही हम यहाँ पे एक और फंक्शन होता है लॉजिकल कंडीशन को चेक करने का। हम चाहते हैं जब तक बच्चा सब में पास नहीं होगा, या किसी एक में अगर फेल हो जाए, किसी एक में अगर फेल हो जाए तो भी फेल माना जाए। तो कंडीशन को दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सब में मार्क्स 33 के ऊपर हो, या ये लगा सकते हैं कि किसी एक में 33 से क्या हो, कम। अब यहाँ पे कंडीशन को दो तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, बात समझिए। नंबर एक, या तुम ये चेक करें कि 5 में पांचों सब्जेक्ट में 33 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, या एक कंडीशन ये भी चेक कर सकते हैं कि भैया 5 में से किसी भी एक में अगर 33 से कम हुआ तो आप क्या माने जाओगे, फेल। तो दो कंडीशन है, अब दोनों ही कंडीशन को फिल्टर कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखते हैं, एक कंडीशन तो ये हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 33 के नीचे लगा रखा मैंने, तो हमने क्या लगाया कि किसी में भी अगर 33 के नीचे हो जाए, किसी एक में भी, तो बच्चा क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। और ऐसे केस के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं और, एक फंक्शन होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, हम सभी लॉजिकल कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ चेक किया D3 लेस देन 33, फिर कॉमा लगाएंगे, और D3 बाद क्या है बगल में, ये E3, सबको चेक करना ना, लेस देन 33, लेस देन 33, सभी सेल को चेक कराऊं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेस देन 33 कॉमा, लेस देन 33 कॉमा, सारी कंडीशन को मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, लेस देन 33, और फिर हम ये और को कर देंगे बंद। अब ये और फंक्शन क्या करता है मालूम है, इसका काम होता है इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू दिखा देगा। वो क्या दिखा देगा, वो ट्रू दिखाएगा, और आफ्टर दैट फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा फेल पास का जो निर्णय होगा वो दिखाई देगा, और हम कर देंगे एंटर। ये लीजिए, अब आ गया फेल, मतलब कि सारी कंडीशन लगा दी मैंने, करा इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि सब में मैंने कंडीशन लगा दी कि भैया इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इनमें से 5 में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर 33 से कम आए तो हम वो क्या मान लेंगे, फेल मान लेंगे, और नहीं तो मान लेंगे पास। ये लगे कंडीशन, और इस पूरे उठाया मैंने, या तो ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, ये लीजिए, फेल पास फेल पास फेल पास आ गया मासूम। करा पहला फेल है, दूसरा पास है, क्या ये फेल है। अभी ये फेल पास कैसे निकाला है, हर एक पे, कहां पे, अकॉर्डिंग टू 33, अकॉर्डिंग टू 33 हमने यहाँ क्या दिखाया है, फेल पास निकाल दिया है। अब चाहते तो फेल वाला क्या हो जाए, अलग से हाईलाइट हो जाए, और पास वाला अलग हाईलाइट हो जाए। हम चाहते फेल वाला रेड हो जाए और पास वाला क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग दिखाने के लिए, अलग से चीजों को हाईलाइट करने के लिए हमने पढ़ा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो वापस आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आते हैं। अब यहाँ पे एक तो होता है ये बना बना नियम होता है, चाहे तो उसका यूज करिए, अदरवाइज सीधे क्या करिए, न्यू रूल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे सीधे कंटेंट लगाइए, और यहाँ पे सेल वैल्यू या स्पेसिफाइड टेक्स्ट लगाइए और लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, आप लगाइए यहाँ पे, यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाए,
हमने अगर क्या लिखा हो, फेल वाला हो, क्योंकि पास वाला तो बना ही हुआ है, फेल वाले के लिए फॉर्मेटिंग लगा देंगे कि भैया ये क्या हो जाए, इसमें जो फिल कलर है वो लाल हो जाए, या चाहे तो सीधे फिल कलर लगाते हुए नो कलर कर देते हैं, हम फॉन्ट कलर कर देते हैं कि बोल्ड हो जाए और उसका जो कलर है भैया वो लाल हो जाए, क्योंकि सभी लाल वाले हाशिए वाले हैं। और इस पे हम चाहते हैं कि सिंगल अंडरलाइन लग जाए, बोल्ड में कर दिया है और ठीक है, और ओके कर देते हैं। ये हमने सिंपल से फॉर्मेटिंग लगा दी। ये लीजिए, फेल 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 वाले क्या होंगे, अलग से हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। तो मतलब कहने का चाहे आप न्यू रूल से, चूंकि इसलिए दिखा दिया तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यहाँ पे ये चीज बता रखी, हाईएस्ट में यहाँ पे भी आता है, चाहे इसको लगाइए और चाहे इसको लगाइए। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट बनी बनी फॉर्मेटिंग होती है, ये ऑलरेडी हम पहले भी लगा के दिखा चुके हैं, तो न्यू रूल से कैसे लगाते हैं वो भी उन्हें बता दिया आपको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हुए फेल पास सिस्टम भी क्या किया, बना के रेडी कर दिया। तो हाईएस्ट मार्क निकाल लिए, लोएस्ट निकाल दिए, फेल पास निकाल दिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि हाईएस्ट 2 निकालना है, पहला दूसरा तीसरा निकालना है, तो भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, एक पर्टिकुलर मार्कशीट में जो कुछ बेसिक रिपोर्टिंग का काम था वो मैंने कर दिया। बाकी इसमें और क्या कर सकते हैं, और भी चीजें जो आपकी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ फॉर्मूला लगा करके इनको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता है सॉर्टिंग करनी होती है, मतलब हम चाहते हैं कि जो परसेंटेज आ रहा है, ये जो परसेंटेज आ रहे हैं, ये देखिए कई सभी 60 ऊपर आ रहा है, 80 नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं ये परसेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, पूरा जो रिकॉर्ड है वो सफल हो जाए, शॉर्ट हो जाए, मतलब जो कम परसेंट वाले ऊपर आए और ज्यादा परसेंट नीचे आए, या ज्यादा परसेंट वाले ऊपर आ जाए और कम परसेंट नीचे आ जाए। तो उस पूरे को सफल करने के लिए, उस पूरे को सफल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे को लिया, मैंने रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, कहां पे गए, शॉर्ट पे, ताकि हमें नंबर ऑफ परसेंट मार्क्स ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। तो सॉर्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे गए और कस्टम सॉर्ट पे गए, यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया किसको, परसेंट को। यहाँ पे क्लिक किया तो कॉलम का नाम आ रहा है, हेडर हमने लिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 हेडर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जे को, जो जे वाला कॉलम इसको लेंगे और इसको लगा देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं बड़ा वाला ऊपर आए जिसकी परसेंटेज से ज्यादा है, और ओके कर दिया। ये लीजिए, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया 80%, 70 इस तरह आ गया। ये पूरा रिकॉर्ड चेंज हुआ है, ये नहीं कि उन्होंने परसेंटेज चेंज कर दिया है, पूरा रिकॉर्ड चेंज किया हमने। और इस तरीके में रिपोर्ट बना के रेडी कर दी। लेबलिंग चेंज हो गई है तो वापस 1 2 करके हम इसकी लेबलिंग को दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे रिसेट कर देंगे। ये लीजिए, तो इस तरीके से देखिए सॉर्टिंग का बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे पहचाने में आसान लगा कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, देखिए इस तरीके टॉप पेस्ट भी ऊपर आ गया, फेल पास भी यहाँ पे लिख के दे दिया हमने, जो फेल थे उनको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया, हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स निकाल दिया। मतलब इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पूरी बना करके एक फॉर्मेटिंग रेडी कर दी। अब ये रिकॉर्ड चाहे 11 हो चाहे 1100 हो, पूरा काम को ऐसे ही करके देना होता है। तो मतलब एक्सेल में एक मार्कशीट में बनाते कैसे और किस किस तरह की रिपोर्टिंग हमसे मांगी जा सकती है और उसमें हम कैसे काम करेंगे, ये सभी चीज हमने अपने इस वीडियो में जाना। बाकी और भी एडवांस लेवल की एक्टिविटी है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल बिगिनर लेवल पे अगर नॉर्मल अब भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको ये सभी चीजें एक्सेल में कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ये हमने आज एक छोटा सा एक असाइनमेंट देखा मार्कशीट का, जिसमें हमने ढेर सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और उनका इंपॉर्टेंस समझा। ये मार्कशीट को बनाना सीखा था और इसमें हम लोगों ने फेल पास निकालना भी सीखा था। आज हम लोग का करने वाले हैं, हम लोगों ने फेल पास तो निकाल लिया है, लेकिन अब हम जो स्टूडेंट पास हो गए हैं, जो विद्यार्थी पास हो गए हैं, हम चाहते हैं उसी पास वाले विद्यार्थी में क्या हो, डिवीजन भी लिख करके आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कोई अगर फेल हो तो फेल निकल करके आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल। तो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो कंडीशन लगी हुई है, ये जो कंडीशन लगी हुई थी इसको लगा रहने देंगे।
और इसमें फेल पास चाहे तो इसी में कंडीशन को मॉडिफाई कर देंगे, चाहे तो इसी में कंडीशन को मॉडिफाई कर देंगे। या एक तरीका और होता है कि हम सीधे यहाँ बगल में, यहाँ पे एक हम क्या करें, एक कॉलम ले लें और इसमें क्या करें, हम यहाँ डिवीजन निकाल दें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाई इज इक्वल टू इफ, हमने कंडीशन लगाई और ये हमारा परसेंटेज है, इस सेल परसेंटेज है, हमने क्लिक किया और कंडीशन लगाया है इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, मतलब 60% के इक्वल हो या ग्रेटर हो। ध्यान से करने देखिए, हमने कहा जो परसेंटेज वाला सेल है इसमें 60% से ऊपर हो या इक्वल हो, दोनों चीजें होती हैं, तो वो होता है फर्स्ट क्लास। क्या होता है, फर्स्ट क्लास। तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट, फिर कॉमा लगाया। अब यहां होता है फॉल्स, मान लेते हैं कोई बंदा ऐसा है कि 60% ऊपर नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कहाँ आएगा, फॉल्स वाले में। अगर 60% नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ फिर से हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे, फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे हमने। चलो अच्छा, अगर 60 के ऊपर नहीं है तो फिर से उसी से को चेक करेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, या चाहे तो लिख भी सकते हैं। हमने अगर 60 के ऊपर ना हो तो चीज चेक करो क्या 45 के ऊपर है क्या। अगर 60 के ऊपर नहीं है दोबारा फिर चेक करो क्या यह 45 या 45 से ऊपर है क्या। अगर हमने कहा 45 से 45 से ऊपर होता है तो कह देना सेकंड है, फिर कॉमा लगाया हमने। हमने कहा था ठीक है, दो कंडीशन फिल्टर हो गई। हमने मानो किसी का 45 भी ना हुआ तब, तो फिर से इफ लगाया, फिर से ब्रैकेट को ऑन किया और हमने क्या किया, फिर से लिखा J3 और फिर चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अच्छा अब चेक करो क्या 33% नंबर है या उससे ज्यादा है, और फिर लगाया कॉमा और हमने कहा लिख दो थर्ड, फिर कॉमा, और हमने कहा अगर थर्ड भी नहीं है तो अब क्या बचा है, हमने कहा तुम्हारा 60 के ऊपर भी नहीं है, 45 के ऊपर भी नहीं है, 33 के ऊपर भी नहीं है, हमने तुम फेल हो। अब तुम क्या हो गए हो, फेल, तुम किसी लायक नहीं हो, कूड़ा हो, फेल। और हमने क्या कर दिया, एंटर। तो हमारे नंबर ऑफ क्या हुए, ब्रैकेट मिस है, क्योंकि कुल मिला के 1 2 3 ब्रैकेट होने चाहिए और हमने ब्रैकेट लगाए कम। तो देखो जब ब्रैकेट की रात बताता है, कहता है यहाँ टोटल 3 ब्रैकेट होने चाहिए। हमने कहा ठीक है 3 ब्रैकेट लगा लो, यस कर दिया। अब देखो यहाँ 3 ब्रैकेट बाद में लग गए, हमने एक लगाया था लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि 3 बार इफ कंडीशन लगाई हमने। तो ये हमारा लग गया फॉर्मूला और हमने कर दिया एंटर। यहाँ फर्स्ट लिख के आ गया और उसके इसको कर दिया ड्रैग, हमने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखिए फर्स्ट क्लास हमने कहा सही है, फर्स्ट क्लास हमने सही है। अब सेकंड क्लास, हालांकि इसमें गलती है वो मालूम है, अब ये तो फेल था, लेकिन ध्यान रखिए हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो कहाँ लगाई है, परसेंट पे, कि परसेंट के हिसाब से क्या कर रहा है, इसको फेल पास मान रहा है। अब तुम्हारे उसने हर सब्जेक्ट में नंबर चेक नहीं किए हैं, उसने हर सब्जेक्ट में ये नंबर चेक नहीं किए हैं कि तुम सब्जेक्ट वाइज फेल हो या पास हो। तो ये जो कंडीशन लगी है ये सब्जेक्ट वाइज काम नहीं कर रही है, ये होल परसेंटेज पे काम कर रही है। ये क्या कर रही है, ये आपके होल परसेंटेज पे काम कर रही है। चलिए फर्स्ट क्लास की कंडीशन देख ली, सेकंड देख ली, थर्ड की देख लेते हैं। किसी में परसेंटेज कम होता मान लेते हैं यहाँ पे ये 54% है, इसके नंबर और कम कर देते हैं हम लोग ताकि इसको थर्ड क्लास की कंडीशन लेके जा सके। तो नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्लास की कंडीशन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दो इसमें फॉर्मूला में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ बताओ, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये 54% सेकंड में था, जैसे वो 35 किया ये हो गया फेल।
जबकि फेल नहीं होना चाहिए। ये अभी भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड में। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड में। लेकिन थर्ड में आ क्यों नहीं रहा है? देखिए हर एक मैंने परसेंटेज लगाया है, लेकिन 33 वाले में क्या है, परसेंट का सिंबल लगाना भूल गए हैं। जिस कारण क्या कर रहा है, ये थर्ड वाले कंडीशन फिल्टर नहीं कर रहा है। तो हमने वापस क्या, 33% किया और एंटर किया, और फिर से फॉर्मूले को ड्रैग किया। अब देखिए आ गया, फर्स्ट वाले भी आ गए, सेकंड वाले भी आ गए, थर्ड वाले भी आ गए। और मान लिया कि कोई फेल वाला बंदा है, तो फेल की कंडीशन भी आ जाएगी। तो हम एक को थर्ड और एक को फेल कर देते हैं। इस वाले को माना हमने कि थर्ड कर दिया, कहीं कहीं पे नंबर कम कर देते हैं इसके, 40 नंबर यहाँ कर देते हैं और कुछ नंबर यहाँ कम कर देते हैं। ये लो थर्ड क्लास हो गया। अब इसको फेल करना है, तो फेल कर इसके नंबर कम कर देते हैं। फेल करने के लिए इसके नंबर क्या करने पड़ेंगे, 33% से नीचे करने पड़ेंगे। मतलब कि किसी में 33, किसी में 35, ऐसे नंबर डालने पड़ेंगे, तब जाके बंदा क्या होगा, ये फेल हो पाएगा। अदरवाइज फेल नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे अभी भी 34% बन रहे हैं, तो भाई इसमें नंबर क्या हो जाएंगे, मान लिया 20 हो गए। हाँ, अभी ये फेल हो गया। अभी भी देखो पास हुआ, 24 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, 32.80। अब देखो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फेल की है, क्योंकि फेल में क्या होगा, 33% के नीचे नंबर होंगे। तो देखिए एक बंदा ऐसा है जो 33 के नीचे कर दिया, उसको फेल दिखा दिया। फिर हमने इसको हमने क्या कर दिया, 33 के ऊपर और 45 के नीचे कर दिया, तो क्या हो गया, थर्ड हो गया। बाकी सेकंड और फर्स्ट तो आप देख ही पा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन लगाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें लॉजिक ये है कि सर ये जो इसमें थर्ड लिखा हुआ है, देखा जाए लॉजिकली तो ये फेल है। क्यों? क्योंकि एक मतलब जो सब्जेक्ट है, वैसे टोटल के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया है, ये बंदा थर्ड क्लास में आता है। अगर इसके टोटल के अकॉर्डिंग देखें, तो टोटलिंग के हिसाब से तो ये थर्ड क्लास में है। इवन ये जो बंदा है सेकंड क्लास में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, तो ये वाला बंदा भी फेल है और ये वाला बंदा भी फेल है। ये तो मानो फेल है ही है, टोटल भी फेल है और सब्जेक्ट वाइज फेल है। तो अब अगर हमको लगता है कि नहीं, पहले हमको सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करना है। अगर कोई विद्यार्थी सब्जेक्ट वाइज फेल हो जाए, तो वैसे ही फेल घोषित हो जाए। और अगर वो सब्जेक्ट वाइज पास होता है, तो उसमें चेक करो कि उसका नंबर ऑफ परसेंटेज कितना है, और परसेंट के अनुसार ये देखिए कि अब उसका परसेंट क्या बन रहा है। तो बात समझिए, हमने यहाँ पे दो कंडीशन को समझना है। पहले तो ने फेल पास निकाला था केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेक किया था, क्या सभी सब्जेक्ट में फेल है या पास है। फेल पास होने की जो कंडीशन थी, हमने सभी सब्जेक्ट चेक किया था कि भैया 33 के ऊपर सब में नंबर है कि नहीं है, और अगर नहीं होंगे तो उसको फेल कर दिया। और अब हम यहाँ पे परसेंटेज अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये केवल सब्जेक्ट वाइज चेक किया है, और ये जो है ये केवल टोटल के अकॉर्डिंग चेक किया है। अब हम चाहते हैं दोनों को मर्ज कर दें। हम चाहते हैं दोनों को क्या कर दें, मर्ज कर दें। कि जो फेल होंगे सब्जेक्ट वाइज तो फेल ही होंगे, उनसे आगे ग्रेड का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पास होता है, तो पास क्या कि उसमें क्या हो, हमको डिवीजन लिख करके आए। पास के आगे क्या हो, हमें डिवीजन लिख करके आए कि हाँ ये कितने डिवीजन से पास है। जैसे मान लिया ये पास है, तो फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, तो अगर ये सेकंड क्लास हो भी लिख करके आ जाए, तो थोड़ा सा हम इसके डेटा को ठीक कर लेते हैं, ताकि हमें फेल वाले तो दिख ही रहा है, ये फेल है सेकंड क्लास है, ये पास है सेकंड क्लास है। हम पास में भी एक को क्या कर देते हैं, एक पास में थर्ड कर देते हैं। तो पास में कोई बंदा ऐसा ही रहा, इसके परसेंटेज थोड़ा सा कम कर लेते हैं या इसको कम कर लेते हैं, ताकि ये क्या हो, ये थर्ड क्लास में बिलोंग करे पास होने के साथ साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके नंबर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, मतलब थोड़ा चेंज कर लिया, ताकि इसको पास की सिचुएशन में लेके खड़ा कर दें। तो ये हमने कुछ नंबर के मैनिपुलेशन कर लिए। ठीक है आ गया ये। अब ये पास भी है और थर्ड क्लास भी है। ये तो फेल है तो थर्ड क्लास है, ये फेल है तो फेल ही है, और ये फेल है सेकंड क्लास। अब हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन को मर्ज करना है। बहुत ध्यान से फॉर्मूला समझिएगा। अब हम इस फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला बहुत बड़ा बनने वाला है।
फॉर्मूला बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए अब मैं इसको मर्ज करने जा रहा हूं। तो मर्ज करने के लिए मैंने अपनी जो पहली वाली रिजल्ट वाली ये तो विंडो थी, इसी को ले लिया है। इस फॉर्मूले को लेंगे और समझो कैसे लगाएंगे। यहां हमने कंडीशन पहले क्या लगाई थी, पहले हमने सब्जेक्ट वाइज फेल पास निकाला था कि भैया सब्जेक्ट का पहले चेक करो कि बंदा फेल है पास है। अगर फेल हुआ तो फेल लिख दो, और अगर पास हुआ तो पास लिख दो। अब हम चाहते हैं जो ये बच्चा पास हुआ है, इसी पास में अब चेक करिए कि भैया उसकी डिवीजन क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से, ये वाला पूरा ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपका, ये वाला, ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे लाके क्या करेंगे, पास वाले के साथ में क्या करेंगे, पूरा पूरा फॉर्मूला के पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला के हम मर्ज कर देंगे। बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे हमने काम किया है। मतलब वहां से पास वाले हटाया और लाके क्या किया, इस कंडीशन को लाके पेस्ट कर दिया और कर दिया एंटर। ये लीजिए, और अब इसको कर देंगे ड्रैग। और अब ध्यान से देखिए इस रिजल्ट में, जहां पास पास लिख के आ रहा था, जहां पे पास पास लिख के आ रहा था, अब वहां पे डिवीजन भी आने लगी। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट फर्स्ट। और यहाँ पे फेल भी लिख के आ रहा है। अब अगर ध्यान दीजिए, इसका परसेंट 56% है बंदे का, लेकिन फेल क्यों कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज बंदा फेल है। जबकि इस वाले में क्या था, ये सेकंड क्लास दिखा रहा था, जो कि गलत दिखा रहा था, क्योंकि टोटल पे केवल लगा था। ये केवल टोटल को चेक कर रहा था, हर सब्जेक्ट को चेक नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैंने जो फॉर्मूला बनाया है, तैयार किया है, कंबाइंड करने के बाद, वो पहले सब्जेक्ट वाइज चेक कर रहा है और उसके बाद टोटल वाइज चेक कर रहा है कि उसकी डिवीजन क्या बनेगी। तो देखा जाए ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो पास होगा सब्जेक्ट वाइज, जो विद्यार्थी पास होगा उसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन निकलेगा। जो सब्जेक्ट में ही फेल हो जाएगा उसके आगे फेल लिख देगा, क्योंकि अब उसके आगे डिवीजन का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। जैसे ये विद्यार्थी है, देखा जाए सेकंड डिवीजन आता अगर इसमें केवल मात्र इसको 2 नंबर मिल जाते, लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट वाइज फेल हो गया है, इसलिए उससे आगे कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला जो हमने लगाया है डिवीजन निकालने के लिए, जो बिल्कुल लॉजिकली लगाया जाता है। जिस तरीके से आपका मैथमेटिकल मतलब जो मार्क्स बनती है वो चेक की जाती है। तो किस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है, टोटल फॉर्मूला इफ की सहायता से बनाया गया है और की सहायता से बनाया गया है। फॉर्मूला बड़ा है, समझ समय लगेगा, लेकिन आप समझिए कि कितना परफेक्ट तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। और अब इसमें आपने एक बार फॉर्मूला बना दिया, एक बार फॉर्मूला ये लिख दिया है, इसको ड्रैग करते जाइए। 1 लोग का रिकॉर्ड हो या 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड हो, 1 सेकंड के अंदर वो सब कुछ क्रॉस चेक कर लेगा। आपको मैनुअली कुछ भी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से हमने ये रिजल्ट निकाला है, पहले सब्जेक्ट वाइज, फिर परसेंटेज वाइज, और फिर दोनों को क्या कर दिया, हमने मर्ज कर दिया। हमने समझाने के लिए ऐसा किया है, आपको सीधे ये फॉर्मूला एक साथ लगाना है। लेकिन एक साथ ये फॉर्मूला लगाया क्यों गया है, इसको पहले टुकड़े टुकड़े में समझा दिया है, और फिर मैंने इसको उड़ा के क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया। तो इसी साथ में डिवीजन निकालने का जो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये रहा। वो ये क्या रहा, ये रहा। मैं इसको वर्ड पे दिखा देता हूं कि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। ये है कंप्लीट फॉर्मूला, ये पूरा कंप्लीट वो फॉर्मूला है जो मैंने वहां पे लगाया हुआ है। तो ध्यान से आप भी इतने क्या करिएगा, ये लगाइए फॉर्मूला और चेक करिएगा अब आपका बिल्कुल सही है कि नहीं सही। तो इसी के साथ में कैसे मार्कशीट में कंप्लीट रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, ये अपने अपनी इस क्लास में सीख लिया। काउंट इफ फॉर्मूला को, और साथ में हम डिस्कस करेंगे सम इफ फॉर्मूला को। अब सवाल उठता है काउंट इफ फॉर्मूला और सम इफ फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। तो इसे हमारे पास देखिए एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये 30 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड यहाँ पे हमको मेंटेन कर रखा है। सीरियल नंबर है, हमारी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, साथ में टीम लीडर है। मतलब एम्प्लॉयज है तो हर एम्प्लॉयज का क्या होता है, एक टीम लीडर होता है। यहाँ पे 30 एम्प्लॉय है और 30 एम्प्लॉय के केस में अलग अलग टीम लीडर है। टीम लीडर, एक टीम लीडर के अंडर में क्या होगा, कई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। इसके अलावा
इनका डिपार्टमेंट भी अवेलेबल होगा, इनका जोन दिया गया किस जोन में काम कर रहे हैं, इनका एरिया भी दिया गया किस एरिया में काम कर रहे हैं, शिफ्ट दी गई है कि किस शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर दिया गया, किसी का 8 घंटे, किसी 10 घंटे, किसी का 12 घंटे है, इस तरह से वर्किंग आवर दिया गया, सैलरी दी गई सबकी। तो टोटल मिला के इस तरीके से हमको है कि कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड हमको यहाँ दिया गया है। अब इसके साथ में हमसे यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ रिपोर्ट मांगी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम काउंट करना चाहते हैं इस चीज को कि टोटल मिला के हम जिसे जानना चाहते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ टीम लीडर अवेलेबल है। मतलब कि मैं काउंटिंग जो करनी है, हमने ये कहा कि भाई जो वैभव गोयनका है या राजीव मित्तल है, हम जानना चाहते हैं राजीव मित्तल के अंडर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। भाई अगर हम बात ये कहें कि टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रखेंगे और खट देख क्या करेंगे, काउंट मार देंगे, एक काउंट ए मार देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं पर्टिकुलर टीम लीडर के अनुसार हम बताएं कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। या कल को कुछ ऐसा हमारा सवाल हो सकता है कि कितने एम्प्लॉय डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि डे शिफ्ट में कितने वर्क कर रहे हैं, डे शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, और नाइट शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दो शिफ्टें अवेलेबल है। तो हम डे शिफ्ट में जाना चाहते हैं कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और कितने एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसको फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे जो काउंट के और फंक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरी रिकॉर्ड है, अब या तो एक एक गिनिए जो कि काफी क्रिटिकल है। अब हमको निकालना है डे शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट। अब जैसे काउंट पे क्लिक करेंगे तो काउंट हम लिखेंगे, तो काउंट में कुल मिला के 5 फॉर्मूला होते हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ऑलरेडी ये काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, इन 3 फॉर्मूला को अपने इससे पहले की भी हम जब हमने डिस्कस किया था स्टैटिक फंक्शंस, तो वहां डिस्कस कर लिया था। एक बार हल्का सा रिव्यू दे देते हैं। काउंट का काम होता है आपके पर्टिकुलर जो रेंज होती है, जो भी हम एरिया, जो भी नंबर ऑफ कॉलम लेंगे उसके केवल नंबर को बताना। काउंट जो होता है किसी तरह की वैल्यू बता देता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू होगी, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, सबको काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक का काम होता है ब्लैंक काउंट करना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजों को काउंट करना है, तो हम यूज करने वाले काउंट इफ का। हमें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। पहले रेंज लेंगे, रेंज मतलब क्या काउंट करना है, तो हमने कहा ये पूरी शिफ्ट लगी हुई है, इस पूरी शिफ्ट वाली चीज को काउंट कर लो। ठीक है, हमने कहा ठीक। करा कोई कंडीशन लगानी है, हमने कहा सम का मतलब ही होता है कंडीशन लगानी है, तो हमने यहाँ लिखा कॉमा, और यहाँ पे क्राइटेरिया में डबल कोर्स में लिख दिया डे। हमने कहा इस पर्टिकुलर जो मैंने नंबर ऑफ रेंज सेलेक्ट कर रखी है, इसके अंदर डे नाइट लिखा हुआ है, लेकिन हमको केवल डे वाले काउंट करने हैं, क्योंकि डे शिफ्ट में कितने पर्सन हम ये काउंट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा कॉमा डे, और डे लिख के जैसे ही एंटर करेंगे, कह रहा 15 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और सेम फॉर्मूले को हम नीचे लिख देते हैं फिर से, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सेम रेंज यहाँ पे ले लेंगे, उसी रेंज पे हमें काम करना है, कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नाइट, और एंटर कर देंगे। एक सिंगल कोर्स मिस हो गया इसलिए वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग तब आती है जो देखिए नाइट में, देखिए शुरुआत में डबल कोर्स लगा था, बाद में डबल कोर्स नहीं लगा, तो कह रहा है आपने डबल कोर्स लगाना भूल गए, तो कह रहा लगा दे, हमने कहा लगा दीजिए, उसे लगा दिया। तो बता रहा 15 दिन में काम करे, 15 रात में काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है सही बता रहे, नहीं बता रहा है, भाई आप चाहो तो गिन लो। ये लो नाइट का एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आपको लगता है कि ठीक है सर समझ में आ गया, अब देखिए अगर आप चाहे तो इसको चेंज करके दे सकते हैं, जैसे नाइट वाले को डे कर देते हैं। अभी देखिएगा नीचे जो फंक्शन फॉर्मूला लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई, अब 16 14 हो गई है। ये नाइट वाले इसको फिर डे कर देते हैं, ये लीजिए बदल गया, 17 लोग दिन में चले गए और 13 लोग रात में आ गए। तो जैसे जैसे वैल्यू में चेंजमेंट करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, ये की जो काउंटिंग वैल्यू है, ये आपकी काउंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे आपको चेक करना हो, ये जोन चल रहे हैं, देखो नॉर्थ जोन में कितने हैं, वेस्ट जोन में कितने हैं, साउथ जोन में कितने हैं, उनको मैं काउंट करना है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। या एरिया के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है आपको, कि विजयनगर कितने हैं, बर्रा में कितने हैं, कितने नगर में कितने हैं, आपको उनकी क्या करनी है, उनकी काउंटिंग निकालनी है।
पर्टिकुलर किसी लोकेशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रॉब्लम मैं आपको एक द्वारा और दिखा देता हूँ कि कैसे निकालनी होती है। तो मैंने यहाँ पे जो इक्वल टू लगाया और मान लेते हैं हमको बर्रा इस लोकेशन पे इस एरिया में कितना लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोग काम करते हैं। तो बर्रा एरिया में कितने वाले एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इसको लगाना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला, आप चाहे तो इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल कॉपी सीवी कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये करेंगे तो फॉर्मूला क्या शिफ्ट होता है देखिए। अब देखिए वैसे जो फॉर्मूला था वो H2 से था, लेकिन जो फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला जब शिफ्ट होता है तो रिलेशन एक रिलेशन बिल्डअप करता है। मतलब इसके लिए अगर यहाँ पे हमने H2 लिया था तो 2 कॉलम के बाद यहाँ लगाया, तो इसलिए क्या किया H4 कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमारी रेंज डिस्टर्ब हो गई है, जो रेंज थी ना वो रेंज डिस्टर्ब हो गई। रेंज क्या हो गई है देखिए, ऊपर के 2 रिकॉर्ड छोड़ दिए, ऊपर से 2 की शिफ्टिंग कर दी और नीचे 2 एक्स्ट्रा ले लिए इसने। तो यानी कि जब कभी कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, सेल एड्रेस का रेफरेंस होता है वो कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन एक रिलेशन के साथ में क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो खैर हमें मालूम है, तुमने यहाँ पे H2 कर लिया और यहाँ 31 कर लिया। तो इससे हुआ पूरा फॉर्मूला लिखने से क्या हो जाएगा, बच जाएंगे आप। और यहाँ पे अब हमको H भी नहीं लेना, क्योंकि हमको यहाँ पे जो फॉर्मूला वो H पे नहीं लगाना, हमें कहाँ लगाना, G पे लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम G लगा देंगे, G2 और G31। तो हमने अपनी रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मतलब चेंज कर लिया। तो मतलब कहने चाहे फॉर्मूला लिख के चेंज कर लीजिए रेंज को, और चाहे तो आप माउस से इसको ड्रैग कर लीजिए, क्योंकि जहां बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाना होता है, बहुत बड़ी रेंज लेनी होती है, तो वहां पे बार बार आप माउस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब कल को ने कहा कि 5,000 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे G5,000 लिखना आसान है, G5,000 लिखना आसान है, ना कि 5,000 रिकॉर्ड सिलेक्ट करना। तो लिखने की प्रैक्टिस रखिए कि कहाँ पे किसका क्या मतलब हो रहा है। अब यहाँ पे ने क्या कर दिया, यहाँ पे ला दिया बर्रा और एंटर कर दिया। ये देखिए करा 8 जो एम्प्लॉयज हैं ये ऐसे हैं जो बर्रा की एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, काउंट हमारा, सॉरी काउंट इफ। तो काउंट इफ किस तरीके से काम करता है डिस्कस कर लिया हमने। अब एक होता है काउंट इफ एस, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब हमने कहा कि भैया ऐसा करो, हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड बताओ कि डे शिफ्ट में क्या, जिसकी डे शिफ्ट हो और साथ ये भी देखो कि वो बर्रा आर्ट की लोकेशन बिलोंग करता हो। मतलब हम ये जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसा बंदा है जो बर्रा में काम करता है, मतलब उसकी जो लोकेशन है वो बर्रा की है, लेकिन वो डे शिफ्ट में काम करता हो। बस समझिए कंडीशन कितनी फिल्टर हो रही है। हम ऐसे एम्प्लॉयज की काउंटिंग चाहते हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बर्रा एरिया में काम करते हैं और उनकी जो वर्किंग शिफ्ट है वो क्या होती है, डे होती है। मतलब हम ऐसे लोगों का रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है समझ लीजिए, कंडीशन ये है कि एरिया उनका, एरिया हमारा बर्रा हो और उनकी जो शिफ्ट हो वो क्या हो, वो डे की हो। ऐसे रिकॉर्ड की काउंटिंग चाहते हैं, हम उनको काउंट करना चाहते हैं कि एरिया उनका भर रहा हो और डे क्या शिफ्ट हो। ऐसे लोग रिकॉर्ड हम कॉपी करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए अब देखिए कैसे लगेगा हमारा काउंट इफ एस। हमने काउंट इफ और एस लिया, ब्रैकेट ऑन किया। अब देखिए रेंज कौन सी लेनी है, पूरी रेंज लीजिएगा आप यहाँ पे, कौन सी, एरिया और शिफ्ट हमको दोनों चाहिए। हमने एरिया और शिफ्ट हमने यहाँ दोनों ले लिया। यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या किया, एरिया और शिफ्ट दोनों में आप ले लिया। ये यहाँ पे क्या हो गया, हमने अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया है, कंडीशन हमने दे दी है कायदा, ठीक। कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया क्या है इसको दे देते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारा जो क्राइटेरिया पर्टिकुलर दिया है वो क्राइटेरिया क्या दिया गया है। हालांकि इसमें अलग अलग कॉलम सेलेक्ट करके भी आप कंडीशन दे सकते हैं, तो हमने कहा इसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बर्रा, कॉमा, फिर कह रेंज टू दीजिए, हमने कहा रेंज टू भी सेम है, और कॉमा, और यहाँ पे दे देंगे डे। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कॉलम फिल्टर करने हैं, तो जो पूरी रेंज ले रखी है ये इसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अब जो बर्रा वाला एरिया है अगर हम देखें तो बर्रा किस में आता है, ये जी वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो रेंज है ये क्या हो जाएगा, G2 से लेकर के जी वाली रेंज हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डे वाली रेंज कौन सी है, H वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे H, और फिर यहाँ पे H, सेम रेंज और सेम फॉर्मूला। मतलब कि अलग अलग जो हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे कंडीशन को, उसको क्या किया,
एक साथ डाल दिया और एंटर कर दिया। कुछ रेंज में गड़बड़ हो गई, क्राइटेरिया दो दे दिया हम लोगों ने, रेंज दिया, क्राइटेरिया दिया। एच वाला कॉलम कौन सा, हाँ ठीक है सही है। ओह, ये देखिए यहाँ रेंज गड़बड़ कर गई है, H2। ये रेंज यहाँ से कहाँ सेलेक्ट हो गई है, रेंज हम लोगों ने गड़बड़ सेलेक्ट कर दी, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे। और ये कॉमा लग गया यहाँ पे, ये गलती से क्या लग गया, ये हमारा लग गया कॉमा, तो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा। तो बस तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला गड़बड़ ना होने पाए। ये लीजिए, हमारा गलती से कॉलन क्या हो गया था, कॉमा लग गया था, तो हमने इसको एंटर कर दिया। और बता रहा, कह रहा भैया चार लोग ऐसे हैं, कह रहा चार लोग ऐसे हैं जिनका एरिया बढ़ रहा है और डे शिफ्ट में काम करते हैं, और आप चाहे तो मैच करके देख लो। ये देखिए एरिया है, पहला रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हो गया। ये नाइट में जा रहा, छोड़ देंगे, नाइट में जा रहा, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ये देखिए दो रिकॉर्ड यहाँ मिले, तीन हो गए, और एक देखिए यहाँ मिला चार, खत्म। तो मतलब कि चार रिकॉर्ड ऐसे मिले जो कि बर्रा लोकेशन से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, वो डे शिफ्ट में काम करते हैं। मैं एक बार आपको कहो तो फिर से फॉर्मूला दिखा दूं कैसे करना है। मैंने डिलीट कर दिया, फिर से लगा दिखा दूं, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि थोड़ा सा मैनुअल काम कर दिया इसके अंदर, हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। सॉरी, काउंट लगाना है, काउंट इफ एस। क्या करना है, पहले रेंज लेनी है, मतलब मान लीजिए कि पहले आपको ये जो लोकेशन एरिया है इसको फिल्टर करना है, तो क्या करेंगे, पहले उसका रेंज लेंगे। रेंज मतलब कहाँ पे जो एरिया वाला कॉलम है उसको पूरा ले लेंगे। ये पूरा कॉलम ने ले लिया, ठीक। ये देखिए, कॉमा लगाया, पहले इसको फिल्टर कर लो। इसमें क्या लिखना है, बर्रा वाले। एक कंडीशन हो गई, साथ में दूसरी कंडीशन भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी रेंज लेंगे। दूसरी रेंज कहाँ पे है, ये इसमें है शिफ्ट में, तो ये शिफ्ट ले लिया हमने, हमको शिफ्ट में कंडीशन लगानी है, और कॉमा लगा दिया। ये माउस से कर रहे हैं, लेकिन आप लिख के करिएगा, लिखने इसलिए बता रहे हैं, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लिखने में ज्यादा आसान रहेगा। हालांकि अभी चूंकि बिगिनर है इसलिए हम क्लिक कर रहे हैं, ताकि आपको गलती कम से कम हो। कई बार क्या होता है, आप लिखने में कॉमा सेमी कॉलम में गलती कर देते हैं। तो कॉमा लगाया, डबल कोर्स लगाया, और अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, डे, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर। ये देखिए, इस तरीके से आपका जो काउंट इफ एस था वो काम करता है। तो काउंट इफ का मतलब कि कंडीशन के द्वारा फिल्टर करके रिकॉर्ड निकालना, और इफ एस का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन लगाना। तो काउंट इफ जो होता है उसमें एट अ टाइम एक ही कंडीशन काम करती है, जबकि हमारा जो काउंट इफ एस होता है उसमें एक टाइम में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अभी मैंने दो ही कंडीशन लगाई है, हम चाहें तो इसमें और भी नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं, कॉमा लगा के हम और भी कंडीशन को फिल्टर कर सकते हैं। हम और भी कंडीशन को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि जिसका एरिया भर रहा हो, शिफ्ट डे हो, और उसके साथ में वो जो आवर टाइमिंग है उसमें कंडीशन फिल्टर कर सकते हैं कि 8 घंटे वाले कितने हैं। तो देखिए, बढ़ रहा है डे, 8 घंटे काम कर रहे हैं। इसका अगर इनमें बात करें तो यहाँ देखिए 12 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो बर्रा होगा नहीं है, बर्रा नाइट के हो गए, नाइट के हो गए, दिन के। ये देखिए, यहाँ पे देखिए शिफ्ट चेंज हो गई, यहाँ 12 घंटे 8 घंटे के हैं, तो 8 घंटे थे दो लोग। तो हम यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं कि भैया ऐसे रिकॉर्ड लाइए जो बर्रा में काम करते हो, डे शिफ्ट में काम करते हो, जिनका वर्किंग और क्या हो, 8 घंटे का हो। तो इस तरह का हम फिल्टर और लगा सकते हैं। तो मतलब कहने का कंडीशन, जिस तरह की कंडीशन दी जाएंगी उस तरीके से फॉर्मूला क्या करेंगे, हम सेट करेंगे। मतलब इतना डेप्थ में फॉर्मूले में जाते नहीं है, अभी तो चूंकि आप बिगनर लेवल पे हैं, तो इतने ही फॉर्मूले को समझने का प्रयास करें कि काउंट में क्या हुआ, काउंट, सॉरी काउंट इफ में क्या हुआ, और काउंट इफ एस में क्या हुआ। तो इस तरह काउंट और काउंट एस समझ में आपको आ गया है। जैसे काउंट करता है ठीक वैसे ही सम काम करता है। जैसे काउंट काम करता है ठीक वैसे ही क्या होता है, आपका जो सम वाला कॉन्सेप्ट है वो भी काम करता है। मतलब एक सम इफ होता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पे सैलरी है, ये आपको सैलरी दी गई यहाँ पे, अब आपको सैलरी सम करनी है। अगर इसको सम करने को कहें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, पूरी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, आपका टोटल सम आ जाएगा। लेकिन आपसे कह दे कि नहीं, हमको केवल जो डे शिफ्ट के लोग हैं उनका सम चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय डे शिफ्ट में काम करते हैं सिर्फ उनका क्या चाहिए, उनका हमें टोटल सैलरी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सैलरी वाला है।
यहाँ पे टोटल आ गया। हमने कहा डे शिफ्ट वाला से उनको चाहिए सैलरी, बस हमको डे की शिफ्ट की अलग मतलब डे वाली शिफ्ट की सैलरी अलग बता दीजिए और नाइट वाली टोटल अलग बता दीजिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको सम इफ का यूज करना पड़ेगा। कैसे, इज इक्वल टू सम इफ, अब ब्रैकेट ऑन। क्या बताइए रेंज क्या है, आप क्या करिए, पूरी रेंज दीजिए और साथ में क्या दीजिए, हमको क्राइटेरिया दीजिए। तो यहाँ पे आपको रेंज और क्राइटेरिया दोनों ही देना पड़ेगा, तब जाके सम इफ निकलेगा वाकई। तो काउंट कैसे काम करता है, काउंट इफ कैसे काम करता बता दिया मैंने आपको। सम इफ और सम इफ एस में सेम काम होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि इस क्लास में काफी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो हमने बता दिया सम इफ और काउंट इफ ये इक्वल काम करते हैं। इक्वल मतलब काउंट मतलब काउंट करना, सम मतलब सम करना, लेकिन जो काम का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सेम है। और ऐसे ही जो काउंट इफ एस होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशन लग जाती हैं, और जो सम इफ एस होता है उसमें मल्टीपल कंडीशन लग जाती है। तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन जैसा मालूम है काउंट का काम काउंट करना होता है, सम का काम सम करना होता है। तो काउंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कंडीशन कैसे बनती है, वो मैंने आपको यहाँ लाइव करके दिखा दिया। सम इफ कैसे काम करता है नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम सीखेंगे, सम इफ और सम इफ एस। लेकिन बता दिए दोनों की सिमिलरिटी क्या है, दोनों की सिमिलरिटी क्या है ये मैंने आपको बता दी। और इन दोनों ही चारों ही फंक्शन का आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होता है जब इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। काउंट इफ को डिस्कस कर लिया था और सम इफ के बारे में समझ लिया था, लेकिन सम इफ का लाइव प्रैक्टिकल हमने कहा था हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सम इफ एस का सॉरी सम इफ का लाइव प्रैक्टिकल का देखते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई डे शिफ्ट में जो ने काउंटिंग करी थी कि 17 लोग काम करते हैं, अब उनका हमें क्या निकला, उनका हमको टोटल सैलरी निकालना था। क्या निकालना था, टोटल हमको जो सैलरी था वो हमको निकाल के देना था। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ये जो कल टू लगाएंगे सम लिखेंगे, सम इफ हमें सम इफ करना है। अब सबसे पहले तो आपको कंडीशन किस पे लगानी है वो चीज यहाँ देखनी पड़ेगी। तो इसे काउंट इफ लगाया था, तो उन्होंने कहा डे शिफ्ट वालों की सैलरी निकालनी थी। तो भैया किसके अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमको फिल्टर लगाना है। तो पहले रेंज में वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसपे कंडीशन लगाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेंज में हम उस पर्टिकुलर का सिलेक्शन करेंगे रेंज का जिसपे कंडीशन लगानी है, ठीक है ना, उसका सिलेक्शन कर लिया। क्राइटेरिया को कहते हैं कंडीशन, क्राइटेरिया के लिए या कंडीशन के लिए बात एक ही है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या हमारा है, क्राइटेरिया है हमारा जैसे काउंट में लगाया था कि भैया डे वाले करने मात्र केवल, अब ब्रैकेट लगाया, ये हमने कर दिया। और अब हम ब्रैकेट लगा क्या करेंगे, सम रेंज। भैया सम किसका करना है ये तो बताइए हमको, क्योंकि सम करना तो बताया नहीं क्या कुछ, इसका जोड़ना किसको है, तो हमने इसको जोड़ना है, किसको, ये इसको जोड़ना है और ब्रैकेट कर लिया बंद। मतलब सबसे पहले रेंज में उस रेंज को सिलेक्ट किया, मतलब कि दोबारा शिफ्ट है, वे किस पर्टिकुलर रेंज को मैं सिलेक्ट करना है। फिर हमने डे में क्या ले लिया हमने ले लिया क्राइटेरिया। और चूंकि सम करना है तो सम के लिए आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कॉलम का आप सम करना चाहते हैं, और हम यहां कर देंगे एंटर। ये देखिए करा 3,27,695 रुपए, ये कौन सा आ गया, केवल डे शिफ्ट का सम है। मतलब डे शिफ्ट में जितने लोग काम करते हैं ये उनका सम है। अब एक बार आपको हम नाइट शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं इसका भी लगा दिखा देते हैं, डिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा दोनों का टोटल सम करेंगे तो टोटल से मैच होना चाहिए। अगर नाइट में निकालना क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ऑन, उसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज पे क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है। कंडीशन क्या है वो कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन क्या है नाइट, ये लिख रहा है फॉर्मूला यहाँ देखिएगा नीचे, यहाँ भी दिखता है और फॉर्मूला यहाँ भी दिखता है, ध्यान रखिएगा आप ऊपर देखिएगा करो फंक्शन में जहां पे लिखा जा रहा है फॉर्मूला, कॉमा सम किसको करना है, तो हमने कहा भैया सम करना है इसको, ये जो पर्टिकुलर रेंज है कौन सी, सैलरी वाली, और एंटर कर दिया। तो कह रहा 2,54,217 रुपए ये नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी का टोटल सम है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो जो कि सिंपल हमको मालूम है, तो देखिए ये फिगर और ये फिगर टोटल वाली एग्जैक्ट मैच कर रही है, 5,81,912 रुपए। मतलब कि हमारे चूंकि दो ही शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक डे शिफ्ट में एक नाइट शिफ्ट में,
तो भैया डे शिफ्ट वालों की सैलरी निकाल दी, नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी निकाल दी। अगर ये दोनों ही अमाउंट सही तो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इस टोटल से मैच करना चाहिए, जो कि आ रहा है। बाकी अगर आपको क्रॉस चेक करना है फॉर्मूला कि हमारा फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो भैया आप एक काम करो, आप सम निकाल लो, आप जोड़ो यहाँ से बैठ करके डे वालों का नाइट वालों का कैलकुलेटर लेकर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला यही चीज तो है। इसी कैलकुलेशन एफर्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया है फॉर्मूला। अभी 30 रिकॉर्ड है, कल को 3000 रिकॉर्ड होंगे, और फिर आपसे कह दिया भैया निकालो डे वाइज और डे शिफ्ट वाइज और नाइट शिफ्ट वाइज, तो पता लो घंटों लग रहे हैं। तो उस घंटों को काम को मिनटों में करने के लिए क्या किया गया, ये फॉर्मूला बनाया गया, किसका, सम इफ का, जिसके यूज करके हमने आपको नाइट वाइज और डे वाइज ये निकाल दिखा दिया। ऐसे ही आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू लोकेशन कि भैया बर्रा लोकेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, या फिर गोविंद नगर लोकेशन में किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सम इफ एस का, उसका क्या होता है, इस फिल्टर को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ डे वाइज और नाइट वाइज दिखाया आपको सम करके, यहाँ चाहे तो हम लिख देते हैं सम ऑफ डे शिफ्ट, ये निकाला है मैंने, ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या निकाला है, सम ऑफ नाइट शिफ्ट, तो ये मैं आपको करके दिखा दिया है। और ऐसे ही आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू एरिया, तो बर्रा एरिया में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जो कि पहले निकाल दिया था, और उन एम्प्लॉयज को टोटल कितनी सैलरी जाती है, वो भी चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ये कैलकुलेट निकालनी है तो यहाँ निकाल सकते हैं सम ऑफ एम्प्लॉय बर्रा एरिया, तो यहाँ चाहे तो निकाल दे, उसका सम निकाल दे। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे लोग। लगा क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कैसे, मैं इसको भी लगा दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लगाएंगे, आपको बिल्कुल हर टाइम का तिबारा करके दिखा रहे फॉर्मूले को। क्या करना है, अब देखिए हमारी रेंज चेंज हो रही है, मतलब हमको शिफ्ट में काम नहीं कर रहा, हमको कहाँ काम करना है, एरिया पे। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे एरिया पे। कंडीशन कहाँ लगानी है, एरिया पे, कॉमा लगाया, और एरिया क्या लेंगे, बर्रा, कॉमा लगाया। सम रेंज क्या है, अब सम रेंज तो हर बार यही होगी, सम रेंज तो क्या है, सैलरी ही है। तो हम सम रेंज में क्या लेंगे, हम सैलरी ही लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए मतलब पहले तो वो रेंज लेनी है जिसपे ये कंडीशन फिल्टर करनी थी, फिर कंडीशन क्या फिल्टर करनी वो लगा दिया और एंटर कर दिया। ये उन 8 एम्प्लॉय का क्या है, हमारा सम आ रहा है। आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ बर्रा एरिया, कि बर्रा एरिया में जितने लोग काम करते हैं तो उनका सम निकाल दिया। अब यहाँ पे हम यूज करें सम इफ एस का, सम इफ एस का, क्योंकि सम इफ का तो कई बार यूज कर लिया हम लोगों ने। अब जैसा कि मालूम है सम इफ एस का काम होता है मल्टीपल कंडीशन को फिल्टर करना। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा रखी है कि भैया जिनका एरिया बढ़ रहा हो और जो डे शिफ्ट में काम करते हो उतने लोगों की काउंटिंग बता दो, कितने इंप्लॉय ऐसे हैं। हमने 4 इंप्लॉय हैं, उनकी काउंटिंग बता दी उसने। और हम चाहते हैं इन 4 इंप्लॉय पे कितनी सैलरी खर्च होती है, इन चारों ही इंप्लॉयज पे कितनी सैलरी खर्च होती है, ये भी हमको बता दीजिए। तो अब इस चीज के लिए क्या लगाएंगे, हम सम इफ एस लगाएंगे, तो इक्वल टू सम इफ और एस और ब्रैकेट ऑन। अब जैसा मालूम इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल कंडीशन को दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीपल कंडीशन देंगे। सम रेंज क्या होगा, हम मल्टीपल देंगे, और हर बार क्या होगा, अपना जो क्राइटेरिया रेंज है वो चेंज करेंगे। तो देखिए देते हैं हम लोग, तो हमने यहाँ क्या करते हैं सम रेंज, तो सम रेंज क्या होती है, जिसका सम करना है, हमने कहा इसका सम करना है, किसका सम, इसका हमको क्या करना है, सम करना है। हमने कहा ठीक, ब्रैकेट कर दिया बंद, ध्यान से फॉर्मूला देखिएगा आप, बंद कर दिया। करेक्ट क्राइटेरिया रेंज 1, करा पहली कंडीशन जहां लगानी है उसका पहले हमको रेंज दीजिए। तो हमने कहा पहले कंडीशन लगाएंगे एरिया पे, तो हमने यहाँ पे एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लिया और लगा दिया कॉमा। देखिए पहले हमने गलती, ये सम रेंज में गलती से हमने कॉमा लगाया, इसको लॉक नहीं किया था, हमने कॉमा लगाया इसको लॉक नहीं किया था, तो दोबारा फिर से प्लस सम रेंज लेते हैं, ये सम रेंज, फिर लगा दिया कॉमा, ताकि पहला जो हमारा आर्गुमेंट है वो लॉक हो जाए। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये रही एरिया वाली, कॉमा लगा इसको लॉक करेंगे। कह रहा है इसकी क्राइटेरिया दो, मतलब इसकी कंडीशन दो, तो हमने कहा इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, बर्रा,
फिर कॉमा लगा दिया। अब हमको जो कि दूसरी कंडीशन देनी है, क्योंकि सम इफ एस में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन लगती है। हमने रुको अभी इतना ही नहीं है, अभी और कंडीशन है। तो अगर आप बताओ जिस पे कंडीशन लगानी है उसकी रेंज दो। तो मेरा रेंज शिफ्ट, क्योंकि हम क्या देने वाले शिफ्ट। कर ठीक है, कर बताइए इसमें कंडीशन क्या होगी। हमने इस पे कंडीशन है 90 की, ये लीजिए अब ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा, देखिए जबकि सम इफ में क्या होता है, हम सम रेंज बाद में देते हैं, लेकिन यहां हमने क्या किया है, जिसको जिस पर्टिकुलर सम करना है उसको पल्ले लिया, फिर कंडीशन वाली रेंज ली, फर्स्ट कंडीशन वाली रेंज ली और फर्स्ट कंडीशन लगाई, फिर दूसरी कंडीशन की रेंज ली और दूसरी कंडीशन लगाई, और कर देंगे एंटर। तो ये देखिए 4 एम्प्लॉयज पे जो आपकी सैलरी खर्च हो रही है, ये आपके ठीक सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। और आप चाहें तो इसको जोड़ के दिखा दें आपको। हालांकि ये काम फिल्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिल्टर में नहीं फंसाएंगे। ये देखिए बर्रा का डे है, ये रहा 13,104 रुपए, 13,104 रुपए हो गया। 4 एम्प्लॉय थे बस कल, उसके देखिए 2 यहाँ पे हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला सही काम कर रहा है, क्योंकि अब रेंज छोटी हो गई है, तो आप आसानी से इसका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 हो गया, और एक और कहीं होगा बर्रा में जो डे होगा, डो ये नहीं, नाइट क्या है, ये रहे 29,633। ये देखिए, ये आपके एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय आ गए। और आप फटाफट इनका सम कर लीजिए। तो सम ब्रैकेट पूरी रेंज ले लेते हैं, बाकी सम छोड़ देंगे, बाकी हो जाएगा 91,061 रुपए। अब ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया आपका कि बिल्कुल सही फिल्टर होकर क्या है। अब ये सही है तो ये भी सही होगा। हालांकि मैं तो आपको कई तरीके बता दिए क्रॉस चेक करने के, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैंने तोड़ दिखा दिया कैसे यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सम इफ एस का भी इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों का डेफिनेशन भी बताया सेम था, बस दोनों को यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको समझने होते हैं कि किसमें कौन सा आर्गुमेंट देना है, क्या पहले देना है क्या बाद देना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमने सम इफ एस और ऐसे ही काउंट इफ और काउंट इफ एस, इन चारों फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। आपको बता दें रिपोर्टिंग के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ इतना ही।